नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का 5000 MCQ वाले बुक से सेट नंबर 30। इससे पहले हम लोगों ने 29 सेट देखे हैं पूरे विस्तार के साथ। अगर आप लोगों ने ये बुक पढ़ा भी होगा तो इस तरीके से आप लोगों ने बुक नहीं पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न से। और प्रश्न है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सार्वजनिक पद का अधिकार नागरिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। कैसा अधिकार है? नागरिक अधिकार है। कानून के समक्ष समता, दैहिक स्वतंत्रता, प्राणी विचार और आस्था की स्वतंत्रता, ये सारे हमारे नागरिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत चुनाव संबंधी, चुनाव में भाग लेना, ये सारे किस में आते हैं? राजनीतिक अधिकार में आते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं, अधिकार का बात आया तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ भारत में? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 31 जनवरी 1992 को। और इसकी पहली अध्यक्ष बनी थी जयंती पटनायक। कौन बनी थी? जयंती पटनायक। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र। कौन है? अरुण कुमार मिश्र। और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में, आर्टिकल 39 में है। लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक कब होता है? जब मत लोकसभा में बराबर हो जाए, तब लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होता है। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, समान प्रयोजन समिति, ये सब के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किससे संसद सदस्य ना होते भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। और इसके बाद द्वितीय विधि अधिकारी होता है सोलिसिटर जनरल। कौन? सोलिसिटर जनरल। और एक 3 विधि अधिकारी होते हैं, एक अटॉर्नी जनरल, एक सोलिसिटर जनरल और एडिशनल सोलिसिटर जनरल। ये 3 विधि अधिकारी होते हैं। पहला हमारे मुख्य होते हैं अटॉर्नी जनरल, उसके बाद सोलिसिटर जनरल और एडिशनल सोलिसिटर जनरल। ये दोनों जो पद होते हैं, सोलिसिटर जनरल, ये वैधानिक पद है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो हम लोग जानते हैं इसका रंग गहरा नीला है। ऑप्शन नंबर ए। हमारे तिरंगे में जो तीनों रंग हैं, केसरिया रंग किसका प्रतीक है? वीरता का, शौर्य का, बलिदान का। सफ़ेद जो रंग है वह पवित्रता का, शांति का, त्याग का, सादगी का प्रतीक है। और हरा रंग जो हमारी धरती का, हमारी संपदा का, हमारी खुशहाली का प्रतीक है। और जो चक्र होता है, बीच में जो चक्र है, वह निरंतर प्रगतिशील का प्रतीक है। अच्छा, हमारे तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? तो तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। और संविधान सभा ने तिरंगे को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कब? 22 जुलाई 1947 को। और तिरंगे का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? क्षेत्रीय परिषद से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। कितने?
5 क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। पांचों क्षेत्रीय परिषद, तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, ये उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। मध्य में आते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, एमपी, ये किस में आते हैं? ये मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये किस में आते हैं? ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीप, नागर हवेली। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी, ये किस में आते हैं? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में। तो पांचों हो गए, चारों दिशाओं में, एक मध्य में। 5 क्षेत्रीय परिषद होते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो किसके? तो इसका आंसर हो जाएगा वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति के संबंधित सारे अनुच्छेद हम लोग क्लियर कर लेते हैं। 52 कहता है राष्ट्रपति का पद, इसका ट्रिक है पकानी कोवा दुयो दशम, है ना। तो 52 राष्ट्रपति का पद। 53 कहता है कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रधान। 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। 55 है राष्ट्रपति के कोटा। 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, 56 में कार्यकाल। 57 में है दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन। 58 में क्या है? 58 में योग्यता के बारे में। और 59 में क्या है? तो दशा और शर्त के बारे में। और 60 में शपथ, अनुच्छेद 60 में शपथ, और 61 में महाभियोग, और 72 में क्षमादान की चर्चा है। 72 में क्षमादान की चर्चा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सूची हम लोग बहुत बार देखे हैं, रिवीजन कर लेते हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं। सेना यानी रक्षा, टेलीफोन, डाक, जनगणना, बैंक, रेल, ये सारे किस में आते हैं? संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं, पहले 66 थे। कृषि, पुलिस, प्रशासन, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे राज्य सूची में आते हैं। संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। शिक्षा, परिवार नियोजन, मजदूरी, विवाह, तलाक, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे संवर्ती सूची में आते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का होता है। 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले पूरा होगा वो। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य भी राष्ट्रपति के पर्याप्त प्रसन्न पद ग्रहण करते हैं। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष होते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो कितना था? तो 2:1 कर दिया गया, 2:1 कर दिया गया था। पील कमीशन 1857 की क्रांति के बाद समीक्षा के लिए गठन किया गया था, जिन्होंने यह सुझाव दिया था कि भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी की जाए। क्या की जाए? कमी की जाए। और उसका अनुपात कितना कर दिया गया? उसका अनुपात कर दिया गया 2:1। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, किसने कहा था? विपिन चंद्र पाल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्र पाल ने कहा था। अच्छा, डफरिन ने क्या कहा था?
डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि कर्जन ने क्या कहा? कर्जन ने क्या कहा? तो कर्जन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष ने क्या कहा? कांग्रेस क्षय रोग से पीड़ित है, कांग्रेस क्षय रोग से पीड़ित है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा? तो इसने कहा कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सुलेखन क्या है? तो सुलेखन क्या है? सुंदर हस्तलेखन को हम लोग सुलेखन कहते हैं, सुंदर हस्तलेखन को हम लोग सुलेखन कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा और लोथल, ये दो जगह से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए, कालीबंगा और लोथल से। अच्छा आप लोग बताएं कालीबंगन से और क्या क्या प्राप्त हुए? तो कालीबंगन से जूते हुए खेत के निशान और नक्शीदार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगन से। कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? घग्घर नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से विशाल स्नानागार, अन्नागार और नर्तकी का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुए चनहुदड़ो से। मनके बनाने का कारखाना चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। और ये इसके खोज किसने किया चनहुदड़ो का? तो मैके ने किया। बनावली यह रंगोई नदी के किनारे है। बनावली, चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। बनावली रंगोई नदी के किनारे है। इसका खोज किया था आर विष्ट ने। किसने किया था? RS विष्ट ने किया था। और यहाँ से मिट्टी के हल प्राप्त हुए, मिट्टी के हल प्राप्त हुए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद के और उपनिषद हैं। एक यजुर्वेद के और उपनिषद देख लेते हैं। ईशोपनिषद, 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 बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, मैत्रायणी, मैत्रायणी, ये यजुर्वेद के उपनिषद हैं। अच्छा ऋग्वेद के उपनिषद बताएं आप लोग। तो ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐतरेय, ऐतरेय और कोशितकी, ऐतरेय और कोशितकी ऋग्वेद के उपनिषद है। सामवेद के उपनिषद बताएं आप लोग। तो छांदोग्य, छांदोग्य और जैमिनीय, छांदोग्य और जैमिनीय, ये किसके उपनिषद है? सामवेद के उपनिषद है। अच्छा अर्थववेद के उपनिषद बताएं। तो अर्थववेद का मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ये अर्थववेद के उपनिषद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर सी, महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था, नंद वंश का संस्थापक था, जिसे एकराट और एक छत्र, एकराट और एक छत्र कहा जाता था, एकराट और एक छत्र कहा जाता था। महापद्मनंद प्रश्न है किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो ये किस अभिलेख में? नासिक अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जूनागढ़ अभिलेख, ये किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। BPSC के एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा आप लोग बताएं हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो इसमें कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अच्छा आप लोग एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अच्छा भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे? स्कंदगुप्त से संबंधित है। जबकि मंदसौर अभिलेख,
मंदसौर अभिलेख, इसे भी आप लोग देख लें। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। किससे? नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है जीले इलाही। जीले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध सुल्तान ने धारण की थी? तो जीले इलाही की उपाधि किसने धारण किया था? तो ये बलबन ने धारण किया था। किसने धारण किया था? बलबन ने धारण किया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बलबन, जिसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। अच्छा, बलबन को नसरुद्दीन शाह ने कौन सा उपाधि दिया था? तो उलुग खां की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था? उलुग खां की उपाधि दिया था। बलबन ने सीधा पेबूत प्रथा प्रारंभ किया। बलबन ने लो एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने नवरोज त्यौहार प्रारंभ किया। अब बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन, अमीर खुसरो और अमीर हसन दो विद्वान रहते थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबार में? बलबन के दरबार में रहते थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया था? तो किस देश के सहयोग से? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी की सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक आते हैं रंजीत सिंह से, क्वेश्चन बनते हैं। राजा रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह किस मिसल के थे? तो हमेशा क्वेश्चन आता है। तो सुकर चकिया मिसल। किस मिसल के? सुकर चकिया मिसल के थे। सुकर चकिया मिसल के थे। राजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच एक संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि ये कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जापान का टोक्यो और रूस का मॉस्को। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। तो ये बृहद हिमालय में आते हैं। किस में आते हैं? बृहद हिमालय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बृहद हिमालय में जितने सारे ऊंची चोटियां हो, चाहे माउंट एवरेस्ट, नामचा बर्मा, कंचनजंगा, धौलावीरा, नंदा देवी, ये सारे किस में आते हैं? बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी आता है, जहाँ पे K2 वेरा, K1, K2, K3, काराकोरम श्रेणी किस में आते हैं? तो ये आते हैं ट्रांस हिमालय में। और सियाचिन ग्लेशियर ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। शिवालिक हिमालय यानी हिमालय का निचला क्षेत्र, पाद प्रवेश क्षेत्र, सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है? शिवालिक हिमालय। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री? 8 डिग्री चैनल है। जबकि 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और कवरत्ती यानी लक्षद्वीप की राजधानी और मिनिकॉय द्वीप के बीच है। लक्षद्वीप और कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान या और कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल, ग्रैंड चैनल। ये सुमात्रा, इंडोनेशिया के सुमात्रा और निकोबार के बीच है। सुमात्रा और निकोबार के बीच है। अच्छा, एक दक्कन पास आता है इसी में, अंडमान निकोबार द्वीप से। दक्कन पास किसके बीच? दक्कन पास, तो दक्कन पास दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है दक्कन पास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये टोंस नदी पर है, राजस्थान में है, टोंस नदी पर है। अच्छा आप लोग बताएं नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर पुनासा और धुआंधार, पुनासा और धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अच्छा आप लोग बताएं जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। सबसे ऊंची जलप्रपात जोग या गरसोप्पा किस नदी पर? शरावती नदी पर है। अच्छा आप लोग बताएं झारखंड में एक जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात यह किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर है। चंबल नदी पर भी एक जलप्रपात है चुलिया जलप्रपात,
चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। और गोकक, एक गोकक जलप्रपात भी है। तो गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर है गोकक जलप्रपात। चलिए दोस्तों, प्रश्न है लाल मिट्टी, रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो आप लोग बताएं, काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो टिटानीफेरस मैग्नेटाइट एल्यूमिना के कारण, टिटानीफेरस मैग्नेटाइट एल्यूमिना के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। और काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए फेमस है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो ये मिट्टी के लिच्छादन से होता है, मिट्टी के लिच्छादन से होता है, इसलिए इसे निच्छालित मृदा भी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी को निच्छालित मृदा भी कहते हैं, जिसमें काजू, चाय, कहवा, मसाला ये सारे उगाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कुल्सी, कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। अच्छा, आप लोग बताएं ब्रह्मपुत्र की और सहायक नदी, तो ब्रह्मपुत्र की और सहायक नदी है सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, दिहांग और लोहित, ये सारे ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक नदी कौन कौन है? तो चंबल, चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, ये यमुना की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी बताएं आप लोग। कृष्णा की सहायक नदी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। कृष्णा की सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, पेनगंगा, पंचगंगा, कोयना, पंचगंगा, कोयना, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। चंबल की सहायक नदियाँ बताएं आप लोग। तो चंबल की सहायक नदी है काली सिंध, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बनास नदी और छिप्रा नदी, और छिप्रा नदी ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? हम लोग बहुत बार इसको देखे हैं, मिशिगन झील, ये केवल एक देश में है। ये ग्रेट लेक्स का एक झील है, ये यूएसए में है। यूएसए में ग्रेट लेक में 5 झील हैं जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हीरोज झील, इरी झील और ओंटारियो झील, ये 5 झील है, जिसमें से मिशिगन झील केवल यूएसए में है। बाकी दोनों, ये चारों झील बॉर्डर पर है, दोनों देश में सीमा साझा करते हैं। सुपीरियर झील जो मीठी पानी की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, चाड झील यह किस राज्य में? तो चाड झील नाइजीरिया, नाइजर और चाड कैमरून, ये 4 देशों में फैला हुआ है। नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून। मलावी झील ये मलावी और मोजाम्बिक के बॉर्डर पर है, मलावी और मोजाम्बिक के बॉर्डर पर है। अच्छा, आप लोग बताएं सबसे बड़ा झील? तो सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, ये 5 देशों में फैला हुआ है, 5 देशों की सीमा को टच करता है, जिसका ट्रिक बनाया है कतरी, यानी कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रसिया और ईरान, ये 5 देशों में कैस्पियन सागर झील फैला हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, जलधारा से फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो फॉकलैंड जलधारा का संबंध अटलांटिक महासागर से। किससे? अटलांटिक महासागर से। फॉकलैंड की जलधारा या ठंडी जलधारा है, तो अटलांटिक की ठंडी जलधारा हम लोग जान लेते हैं, माइनस से डिनोट कर देते हैं ठंडी जलधारा। तो लेब्राडोर, लेब्राडोर, कनारी, जिसे केनारी भी कहते हैं, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, ये अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। अटलांटिक की गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा की जलधारा, ब्राज़ील की जलधारा, इमर्जिंग जलधारा, इमर्जिंग जलधारा ये अटलांटिक की गर्म जलधारा है। अच्छा, प्रशांत की बात कर लेते हैं। प्रशांत की ठंडी जलधारा हम लोग देख लेते हैं। तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है क्यूरोसाइल जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा,
ये ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। और प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा, क्यूरोसियो जलधारा, क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का की जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये प्रशांत की गर्म जलधारा है। अच्छा, हिंद महासागर का ठंडी जलधारा आता है एग्जाम में, अलगुहास, अलगुहास जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा, ये हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 83-84 में, 1983-84 में हुआ था। प्रथम हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 66-67 के आसपास हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति कब शुरुआत हुआ? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू हुआ। और श्वेत क्रांति का जनक किसे जानते हैं? वर्जिन कुरियर को जानते हैं हम लोग। हरित क्रांति में सबसे अधिक खाद्यान्न फसल, जिसमें गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन बढ़ा था, और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? माना, लिपुलेख, नीति, ये तीनों उत्तराखंड में। नाथुला नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नाथुला और जलेपला ये सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में है। कुछ दर्रे हम लोग देख लेते हैं। पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का दर्रा बताएं। अरुणाचल प्रदेश का दर्रा बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, योंगयाप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन बनते हैं दर्रे से कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगिट से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। अच्छा, आप लोग बताएं, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो जम्मू को श्रीनगर से कौन दर्रा जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा जोड़ता है। अच्छा, आप लोग बताएं, शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सीप किला दर्रा जोड़ता है। सीप किला दर्रा जोड़ता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आ गया तो हम लोग नोट देख लेते हैं। 10 रुपए के नोट में किसका चिन्ह है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपये में एलोरा गुफा, 20 रुपये में एलोरा की गुफा। 50 रुपये में हम्पी का मंदिर, हम्पी का मंदिर। 100 रुपये में रानी का बाव, 100 रुपये में रानी का बाव। 500 रुपये में 200 रुपये देख लेते हैं। 200 रुपये में सांची स्तूप, किसका? सांची स्तूप का। 500 रुपये में लाल किले का, 500 रुपये में लाल किले का। और 2000 के नोट पर मंगलयान, 2000 के नोट पर मंगलयान का प्रतीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो ये मौद्रिक नीति के साधन है। ऑप्शन नंबर डी। किसके साधन है? मौद्रिक नीति के साधन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में किया गया था। कब? 2000 ईस्वी में किया था। अच्छा, आप लोग बताएं, नरेगा की शुरुआत कब किया गया था? तो नरेगा की शुरुआत कब किया गया था? नरेगा की शुरुआत 2006 में किया गया था। 2006 में किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 में किया गया था। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब किया गया था? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत
25 दिसंबर 2014 को किया गया था। अच्छा आप लोग बताएं, उजाला योजना, उजाला योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1 मई 2005 को, जबकि उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया था। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, उजाला और उज्ज्वला। अच्छा आप लोग बताएं, डिजिटल इंडिया का शुरुआत कब हुआ था? डिजिटल इंडिया का शुरुआत कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को, जबकि स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुआ था। ये योजना भी आप लोग को याद करना है। उजाला 1 मई 2015, उज्ज्वला 1 मई 2016, डिजिटल इंडिया का 1 जनवरी 2015, स्टार्टअप इंडिया का 16 जनवरी 2016 को हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वाईके अघल समिति का संबंध किससे है? तो वाईके अघल समिति का संबंध गरीबी से है। किससे है? गरीबी से है। तो आप लोग बताएं, बेरोजगारी के अनुमान के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था? दांतेवाला समिति। कौन से समिति? दांतेवाला समिति का संबंध बेरोजगारी अनुमान से था। जबकि जनसंख्या नीति, इसके लिए स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। किसका? स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। अच्छा, खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति का संबंध कृषि खाद्य से है। किससे? कृषि साख से है। कृषि साख से है। अच्छा, जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। प्रतिभूति घोटाला से है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो इंदिरा गांधी के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और ये हुआ कब था? 1969 में, चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में। चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में, जो डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। लक्ष्य था स्वामित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। परिवार नियोजन, ये क्वेश्चन आता है, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्लस है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? तो प्लानिंग एंड द पुअर का संबंध वी.एस. मिन्हास से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चारों ऑप्शन हम लोग क्लियर कर लेते हैं। रेगनर नक्स का पुस्तक का नाम क्या था? तो इनका था गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र, ये भी दुष्चक्र, ये भी एग्जाम में आया हुआ। गरीबी का दुष्चक्र किसका? तो ये रेगनर नक्स से संबंधित था। अच्छा, एडम स्मिथ क्या ने दिया था? एडम स्मिथ का संबंध था भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण, ये कौन दिए थे? एडम स्मिथ दिए थे। दादा भाई नौरोजी विकास का सिद्धांत दिया था। विकास का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। और हर्षमैन ने असंतुलित विकास का सिद्धांत, असंतुलित विकास का सिद्धांत किससे संबंधित था? हर्षमैन से संबंधित था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो भारत ने कब हस्ताक्षर किया? भारत ने हस्ताक्षर किया 18 अक्टूबर 1976। 18 अक्टूबर 1976 को उस पर हस्ताक्षर किए। उस समय भारत के 7 उद्यानों को उसमें शामिल किया गया था। अच्छा आप लोग बताएं, विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं। भारत का विरासत पशु कौन है? तो भारत का विरासत पशु हाथी है। कौन है? हाथी है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो ये सम्मेलन हुआ था क्योटो, एक जगह है जापान में, उसका था नाम था कौन सा सम्मेलन? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था। 1997 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित था। ये कब हुआ था? ये 1988 में हुआ था।
कनाडा में हुआ था 1988 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा आप लोग बताएं, जेनेवा प्रोटोकॉल रासायनिक हथियारों को रोकथाम के लिए 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? नागोया सम्मेलन कब हुआ था? तो नागोया सम्मेलन 2010 में हुआ था, 2010 में। अच्छा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 को हुआ था। कब हुआ था? 1992 को हुआ था, ब्राज़ील में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक मार्क एक्ट कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया? तो ये लागू किया 1937 में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा आप लोग बताएं, भारत ने एसआई पद्धति भारत में कब लागू हुआ? तो भारत में लागू हुआ 1957 में। कब लागू हुआ? 1957 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करती है? तो ये उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा आप लोग बताएं, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो जल का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो जल का विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल पर केजी केल्विन, 4200 जूल पर केजी केल्विन। जबकि बर्फ का गुप्त ऊष्मा होता है 2100, बर्फ का 2100। लोहा का कितना होता है? 460 जूल पर किलो केल्विन। और पारा का कितना होता है? पारा का 140 होता है, पारा का 140 होता है। ये जो है ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? ये माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। ग्रामोफोन यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर किसका परिवर्तन करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो आभासी बल का उदाहरण है अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है। कपड़े सुखाने वाले मशीन या दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल के कारण। अभिकेंद्रीय बल या बाहर से केंद्र की ओर लगता है, बाहर से केंद्र की ओर लगता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विद्युत चालकता की यूनिट है। तो विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ओम प्रतिरोध का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। अच्छा आप लोग बताएं, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है? तब ओम पर मीटर पर, यानी ओम -1 m-1, ये विशिष्ट चालकता का यूनिट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब हम लोग शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? तो F/L, F/L, और इसका SI यूनिट है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। द्रव का जब ताप बढ़ाते हैं, द्रव का जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? उसका घट जाता है। अच्छा जब जल में नमक मिला देते हैं, जब जल में नमक मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग बताएं नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78.08%। जबकि ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो ऑक्सीजन 20.95%। ऑर्गन कितना प्रतिशत?
0.93%, CO2 कितना प्रतिशत, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, इसके बाद नियोन होता है 0.002%। तो आप लोग बताएं हीलियम कितना प्रतिशत है, तो 0.0005%। और हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, हाइड्रोजन 0.00005% है। याद रखेंगे इसे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जल गैस निम्नलिखित में किसका मिश्रण है, तो CO प्लस H2, ऑप्शन नंबर बी। CO प्लस H2 को हम लोग जल गैस कहते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, CO प्लस N2, CO प्लस N2 को हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अच्छा, कॉल गैस किसे कहते हैं, कॉल गैस कहते हैं मीथेन, CH4 प्लस CO, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, CH4 प्लस CO प्लस H2 को हम लोग कॉल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल गैस कहते हैं। अच्छा, बायोगैस किसे कहते हैं, बायोगैस, तो बायोगैस CH4 प्लस CO2 का घटक है, CO4 प्लस CO2 का घटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रयान का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है, तो ये सेल्यूलोज से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज जो पादप से पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो सक्रियता में, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है, तो उसके नाभिक का प्रमुख गुण होता है रेडियो एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाभिक की बात आई तो नाभिक का खोज किसने किया, नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया। किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। अच्छा, तब आप लोग बताएं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया, जबकि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। तो आप लोग बताएं पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, एंडरसन ने किया। किसने किया, एंडरसन ने किया। प्रश्न है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि का प्रयोग लाई जाती है, तो अपचयन विधि का प्रयोग की लाई जाती है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं वनस्पति तेल से कृत्रिम घी हम लोग बनाते हैं, किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, निकेल का, उत्प्रेरक के रूप में। अच्छा, अमोनिया बनाने की हेवर विधि, अमोनिया बनाने की हेवर विधि में लोहे का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। किसका, लोहे का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग बताएं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। किसका, प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं अल्कोहल से ईथर बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, गर्म एल्यूमिना का। किसका, गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी, इसका भी संश्लेषण हमारा त्वचा करता है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण करता है। अच्छा, आप लोग बताएं विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, गाजर में पाए जाते हैं। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में, और मछली में, मछली के जो तेल होते हैं उसमें विटामिन डी पाए जाते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। विटामिन ई की कमी से जनन संबंधी बीमारी होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भ्रूण की अप्राप्त कोशिका किसमें सहायक होती है, ये किसमें सहायक होती है, ये उत्सर्जन में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर सी, किसमें, उत्सर्जन में सहायक होती है। अच्छा, आप लोग बताएं वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेटस को कहते हैं। किसे कहते हैं, थियोफ्रेटस को कहते हैं, थियोफ्रेटस को कहते हैं। अच्छा, आप लोग बताएं जीन शब्द किसने दिया, जीन शब्द दिया जोहानसन ने। किसने दिया, जोहानसन ने, जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। अच्छा, आप लोग बताएं भ्रूण निषेचन की क्रिया किसमें होती है, तो निषेचन की क्रिया फ्लूबियन ट्यूब में होता है। किसमें होता है, फ्लूबियन
ट्यूब में होता है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अब प्रश्न है सर्वात्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग, तो रक्तदाता समूह ओ समूह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग बताएं रक्त समूह का खोज किसने किया? रक्त समूह का खोज किसने किया? लैंड स्टीनर ने किया, लैंड स्टीनर ने किया। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया? विलियम हॉर्वे ने किया। किसने? विलियम हॉर्वे ने किया था। अच्छा, कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन पाए जाते हैं? तो ए बी और ए बी इसमें क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। और ओ में क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी पाए जाते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अच्छा, आरएच फैक्टर की खोज किसने किया? लैंड स्टीनर और वीनर ने आरएच फैक्टर का खोज किया था। अच्छा, पीएच मान का खोज किसने किया? तो पीएच मान का खोज किया था सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने किया था। प्रश्न है गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डीएनए और प्रोटीन होते हैं। गुणसूत्र का बात आ गया तो देख लेते हैं किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 46, 23 जोड़ी। कबूतर में कितने पाए जाते हैं? कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे अधिक टेरिफाइट्स में पाए जाते हैं 1300 से 1600। चूहा में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 42 पाए जाते हैं। चूहा में 42 पाए जाते हैं। चिंपैंजी में 48 पाए जाते हैं, 48। घोड़ा में 64 पाए जाते हैं। घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या 64 होती है। और कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होता है। कितना? 78 होता है। देखते हैं दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न। और प्रश्न है यकृत में एलानाइन अनएमिनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरूवेट्स में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोनिमोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये 50 प्रश्नों का सेट था जो सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने पूरे अच्छे से सेट को समझा है और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, आप पूरा सेट समझने की कोशिश करिएगा। पूरा सेट आप लोग को अच्छे से समझना है और जब हम लोग पूरा बुक कंप्लीट कर लेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इससे गेन किया है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।